स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग के बारे में। सब पहले मैंने बताई थी स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन। उसमें क्या होता है, हम मसल्स को लेंथन करते हैं। अब सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग नेम से ही ज़ाहिर है, इसमें ना स्पेसिफिक मसल्स और जॉइंट की हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे। हम जो स्पेसिफिक मसल्स और जॉइंट होंगे वहाँ पे हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरे जो मसल्स और जॉइंट होते हैं उनमें रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है। और सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का क्या काम होता है, ये रेंज ऑफ मोशन को लिमिटेड करवाती है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाती है। अब हम देखते हैं स्टिचिंग और सिलेक्टिव स्टिचिंग में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेचिंग जो थी वो हम हेल्थी इंडिविजुअल्स में करवाते हैं उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। और जो सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग होती है वो हम इंजरी के बाद करवाते हैं उस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब स्पाइनल कार्ड की इंजरी हो जाती है। स्पाइनल कार्ड की इंजरी के बाद क्या क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली सीटिंग नहीं कर सकता। पेशेंट इंडिपेंडेंटली सीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके बैक एक्सटेंसर मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उसके बैक एक्सटेंसर मसल जो थे वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली सीटिंग नहीं कर सकता। और हम क्या करेंगे, हम जो उसके मसल की स्ट्रेचिंग करवाएंगे ताकि उसके इंट्रिंसिक मसल की रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो। जब वो लिमिटेड होती है तो बैक एक्सटेंसर जो होती है उसकी शार्टनिंग हो जाती है। जब बैक एक्सटेंसर की शार्टनिंग होती है तो हैमस्ट्रिंग मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच करते हैं तो स्पाइन पेशेंट जो होते हैं वो स्टेबल हो जाती है। पेशेंट की जो स्पाइन होती है वो स्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट इंडिपेंडेंटली सिटिंग कर सकता है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें जो होता है पेशेंट जो होता है स्पाइनल कार्ड की इंजरी के बाद इंडिपेंडेंटली सिटिंग बैठ नहीं सकता क्योंकि जो उसके बैक की एक्सटेंसर मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जब ये वीक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी मसल की ना स्ट्रेचिंग करवाते हैं उसके, ताकि उसके इंट्रिंसिक मसल जो होते हैं उसकी ना क्या हो जाए, इंट्रिंसिक मसल की शार्टनिंग लिमिटेड हो जाए रेंज ऑफ मोशन, जिसकी वजह से क्या होती है, बैक एक्सटेंसर जो होते हैं उसकी शार्टनिंग हो जाती है। हैमस्ट्रिंग मसल जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होते हैं तो क्या होता है, स्पाइन पेशेंट की जो स्पाइन होती है वो स्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली सिटिंग भी कर सकते हैं और वो अपने काम भी कर सकते हैं, ड्रेसिंग भी, वो खुद कपड़े भी पहन सकते हैं ETC। उसके बाद जो होती है इन स्पाइनल कार्ड की इंजरी के बाद एक और भी हो जाती है, जिसकी एक ना पेशेंट जो होता है वो ग्रास्प नहीं कर सकता, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता। क्योंकि उसके क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसके इंट्रिंसिक फिंगर मसल जो होते हैं वो वीक होते हैं। फिंगर के इंट्रिंसिक मसल क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके लिए हम उसके जो रिस्ट के एक्सटेंसिव मसल्स होते हैं उसकी ना हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे। जब उसके इंट्रिंसिक फिंगर मसल वीक होते हैं तो हम रिस्ट के एक्सटेंसिव मसल की स्टिचिंग करवाते हैं। और जो टिनोडेसिस एक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं वो ग्रास्प कर सकते हैं। पहले तो वो नहीं कर रहा था, जब हम उसकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं रिस्ट एक्सटेंसर की तो टिनोडेसिस एक्शन होते हैं। टिनोडेसिस एक्शन होते हैं जो स्पाइनल कार्ड की इंजरी के बाद होता है, जिसमें पेशेंट नहीं पकड़ सकता और इसमें वो ग्रास्प कर लेता है। अब आगे देखते हैं, हमने पहली पढ़ी थी सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग में हमने वो देखा था स्पेसिफिक पार्ट में होती है और इसकी हमने देखा स्ट्रेचिंग और सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग में डिफरेंस देखा। ये हेल्थ इंडिविजुअल्स में होती है, इंजरी के बाद होती है। उसके बाद ना हमने स्पाइनल कार्ड की इंजरी के बाद देखा जिसमें जो होता है एक पेशेंट जो होता है वो बैठ नहीं सकता इंडिपेंडेंटली और एक पेशेंट जो होता है वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, ग्रास्प नहीं कर सकता। फिर हमने क्या करवाया, हमने उसकी मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाई ताकि जो उसकी ना स्पाइन स्टेबिलिटी हो जाए और वो मूवमेंट वो ईजिली बैठ सके, सिटिंग कर सके। और इसमें भी हमने ऐसे करवाया, हमने उसके रिस्ट की एक्शन की स्ट्रेचिंग करवाई, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टिनोडेसिस एक्शन के ज़रिए वो ग्रास्प कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइप जो होती है स्ट्रेचिंग की वो ओवर स्ट्रेचिंग, हाइपर मोबिलिटी। ओवर स्ट्रेचिंग नेम से ही ज़ाहिर है, जिसमें हम हद से ज़्यादा, लिमिटेड से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं। इसमें रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, मोबिलिटी भी बढ़ जाती है और एक्सटेंसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। हम लिमिट से ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाती है, मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब इसमें ओवर स्ट्रेचिंग जो होती है हम किस में कराते हैं, अगर ओवर स्ट्रेचिंग जो हमें करवानी चाहिए वो हेल्थ इंडिविजुअल में करवानी चाहिए। क्यों हेल्थ इंडिविजुअल्स में करवानी चाहिए, हेल्थ इंडिविजुअल किन चीज़ मतलब ये हमारी ओवर स्ट्रेचिंग नेसेसिटी होती है, कहाँ होती है, हमें हेल्थ इंडिविजुअल में करवानी चाहिए जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जैसे कि एथलीट हो गए, स्पोर्ट मैन हो गए। अगर हम ओवर स्ट्रेचिंग ओल्डर अडल्ट में करवा लेते हैं जिसकी पहले से ही मसल जो होते हैं वीक और अनस्टेबल मसल्स होते हैं उसके, और हम उसमें ओवर स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं तो उसके ज़्यादा मसल वीकनेस हो जाएगी। ये तो साफ ज़ाहिर है, अगर एक बंदा है पहले से उसके मसल्स वीक हैं, हम उसकी मतलब क्या करवा देते हैं, उसको ओवर स्ट्रेचिंग करवा देते हैं तो उसके मसल और ज़्यादा वीक होंगे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको पेन फील होगा और रिस्क ऑफ इंजरी भी उसके बढ़ जाएंगे।
तो इसलिए जो हमें ओवर स्ट्रेचिंग होती है वो हमें किस में करवानी चाहिए, हेल्थी इंडिविजुअल्स में करवानी चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग में हमने क्या पढ़ा, इसलिए क्या होती है जिसमें हम लिमिट्स ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं, जैसे कि उसमें रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाती है, मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ओवर स्ट्रेचिंग जो होती है वो क्या करती है, हेल्थ इंडिविजुअल्स में करवाई जाती है, जिसमें क्या होती है जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, और ओल्डर अडल्ट में जो होते हैं वो वीकनेस मसल होते हैं, रन स्टेबल मसल होते हैं। जब हम उसमें ओवर स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो मसल वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको पेन होता है और रिस्क ऑफ इंजरी जो होते हैं बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं, इसमें ना 4 मेथड होते हैं। एक होता है मैनुअल, असिस्टेड, पैसिव और होता है मैकेनिकल। नेम से ही ज़ाहिर है मैनुअल यानी कि फिजियोथेरापिस्ट जो होता है वो क्या खुद करवाता है मैनुअल, वो अपने हाथों से परफॉर्म करता है मैनुअल में। उसके बाद असिस्टेड पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो फिजियोथेरापिस्ट होता है उसको थोड़ी सी फोर्स यानी असिस्टेड फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो होता है पैसिव जो होता है इसमें फिजियोथेरापिस्ट अपने हाथ से करवा रहा होता है, खुद फिजियोथेरापिस्ट करवा रहा होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो रिलैक्सड होता है एक्सरसाइज के दौरान। उसके बाद जो होती है हमारे पास कौन सी थी, मैकेनिकल नेम से ही ज़ाहिर है जो मशीन के ज़रिए हम करवाते हैं स्ट्रेचिंग। इसके ज़रिए हम इसकी सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी इंक्रीज़ करवाते हैं। मैनुअल, असिस्टेड, पैसिव, मैकेनिकल। मैनुअल जो होती है फिजियोथेरापिस्ट खुद परफॉर्म करता है अपने हाथ से, असिस्टेड जो होती है पेशेंट करता है और फिजियोथेरापिस्ट को फोर्स यानी कि असिस्टेड प्रोवाइड करते हैं। और जो पैसिव होती है वो फिजियोथेरापिस्ट करवाता है, और जो मैनुअल होती है वो क्या होती है मशीन के ज़रिए करवाई जाती है, मैकेनिकल। अच्छा, सेल्फ स्ट्रेचिंग नेम से ही ज़ाहिर है जो पेशेंट खुद करता है, यानी कि जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक जो होता है वो फिजियोथेरापिस्ट के पास आता है, उसके सुपरविजन में वो सेशन लेता है, एक्सरसाइज वगैरह सीख देता है। उसको फिर बाद में जब फिजियोथेरापिस्ट देखता है कि पेशेंट इस काबिल हो गया, वो खुद ही अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो पेशेंट जो होता है वो अपने होम एक्सरसाइज प्लान के मुताबिक जो उसकी फिजियोथेरापिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दी होती है वो खुद से ही परफॉर्म करती है। सेल्फ स्ट्रेचिंग नेम से ज़ाहिर है जिसमें पेशेंट खुद से ही कर रहा होता है। अब ना आगे है न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन। क्या है न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और इनहिबिशन टेक्निक होती है PNF टेक्निक के जरिए होती है। किसके जरिए होती है, PNF टेक्निक के जरिए होती है। और ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ये क्या होता है, PNF टेक्निक के जरिए होते हैं, जिसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिवली डिक्रीजिंग टेंशन होती है। टेंशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिवली डिक्रीज हो जाती है, और मसल जो होते हैं वो शार्टेंड हो जाते हैं। किसके ज़रिए होती है, PNF की टेक्निक के ज़रिए होती है। जो होते हैं रिफ्लेक्सिवली डिक्रीजिंग टेंशन डिक्रीज हो जाती है और मसल शार्टेंड हो जाते हैं। उसके बाद मसल एनर्जी टेक्निक जो होती है क्या होती है, मैनिपुलेटिव प्रोसीडर्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, मैनिपुलेटिव प्रोसीडर के थ्रू होती है, जिसमें क्या होते हैं ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन डिज़ाइन की जाती है, जिससे क्या होते हैं लेंथ जो होती है मसल की एंड फेशिया की जो होती है और मोबाइल कर देती है जॉइंट को। अब ये एक मसल एनर्जी टेक्निक क्या होती है, जिसमें ये मैनिपुलेटिव प्रोसेस के जरिए होती है। इसमें ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन डिज़ाइन की जाती है, और इसमें क्या होती है मसल और फेशिया की जो लेंथ होती है वो क्या करे, जॉइंट को मोबिलाइज कर देती है। अब जॉइंट की मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, सबसे पहले हम मैनिपुलेशन देखते हैं मैनिपुलेशन क्या होती है। ये क्या होती है, क्विक शार्प टाइप होती है। क्या कौन सी टाइप होती है, क्विक होती है और शार्प होती है। क्विक शार्प टाइप होती है, और जिसमें फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं, बियॉन्ड करते हैं रेंज ऑफ मोशन को। और मोबिलाइजेशन क्या होती है, ये स्लो होती है, रिदमिकल मूवमेंट क्या होती है, स्लो रिदमिकल मूवमेंट। और इसमें फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं विद इन रेंज ऑफ मोशन। हमने ये मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन देख ली जॉइंट की। अब हम देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन में जो होती है, इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ी होती है, इंक्रीज हो रही होती है, और बहुत सी टेक्निक इसमें इंक्लूड होती है। फ्रिक्शन मैसेज होगी, कौन सी टेक्निक, फ्रिक्शन मैसेज, मायोफेशियल रिलीज होगी, और कौन सी ट्रिगर पॉइंट थेरापी होगी, ट्रैगर पॉइंट थेरापी होगी। फ्रिक्शन मैसेज, मायोफेशियल रिलीज, ट्रैगर पॉइंट थेरापी होगी। और ये क्या होती है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन में क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ रही होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन। न्यूरल टिश्यू की मोबिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, इसमें वो बताते हैं इम्प्रूव्ड और रिस्टोर नर्व टिश्यू मोबिलिटी। जो नर्व टिश्यू की मोबिलिटी होती है हम उसको इम्प्रूव भी करते हैं और रिस्टोर भी करते हैं। नर्व टिश्यू की मोबिलिटी को हम
इम्प्रूव करते हैं या रिस्टोर करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है इसमें नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है, इनकी उसमें एडियन बन जाती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है या सर्जिकल प्रोसीजर में ना, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है। जब जॉइंट मूवमेंट करता है, जॉइंट मोशन करता है तो उसमें एडियन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है और नर्व कंप्रेस्ड भी ज़्यादा हो जाती है और पेन हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल सेप्टम होता है। न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन में बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं इसमें नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है, जब जॉइंट मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन होता है और नर्व ज़्यादा कंप्रेस होती है। तो इसमें ये बताते हैं हम जो होते हैं नर्व टिश्यू की मोबिलिटी को इम्प्रूव और रिस्टोर करते हैं। और नर्व कंप्रेस्ड होती है जिसमें एडियन हो जाता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। और जॉइंट मोशन में हम देखते हैं एडियन भी इंक्रीज हो जाती है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, पेन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग। हम देखते हैं कि इंडिकेशन कौन सी है जिसमें हम स्ट्रेचिंग को अप्लाई कर सकते हैं, पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। जब पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है, तब भी हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं। जब उसके एडियन हो जाती है या कंट्रैक्चर हो जाते हैं किसी भी टाइप का, तो तब भी हम उसको स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। जब उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होगी, या पीरियड टू एंड आफ्टर वैगरस एक्सरसाइज। तो इन हम कंडीशंस में क्या होते हैं, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। हम कब नहीं करवा सकते, जब बोनी ब्लॉक हो जाती है। बोनी ब्लॉक हो जाए तो तब ये नहीं करवा सकते। रीसेंट फ्रैक्चर, अब साफ है, जब एक ही फ्रैक्चर रिसेंट हुआ है, कोई भी बोन टूटी है, हड्डी टूटी है, तो वो रिसेंटली टूटी है, तो हम उसको स्ट्रेचिंग तो नहीं करवा सकते। अगर हम उसको स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो वो ज़्यादा ही टूट जाएगी, उसमें ज़्यादा वो हो जाएगा। इसलिए हम रिसेंट फ्रैक्चर में भी स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसमें भी हम नहीं करवा सकते। इन्फेक्शन प्रोसेस हो गया तो हम फिर भी हम नहीं करवा सकते। स्वेलिंग, हीट, रेडनेस होगी तब भी हम नहीं करवा सकते। या शार्प और एक्यूट पेन है तब भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते। हीमाटोमा हो गया, हाइपर मोबिलिटी, जब हाइपर मोबिलिटी पहले से है तो तब हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाएंगे। शार्पनेस सॉफ्ट टिश्यू की शार्पनेस होती है तब भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाते। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग करवाने के क्या फ़ायदे हैं। इसमें हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है, फिटनेस बढ़ जाती है। फिटनेस में मतलब हेल्थी हो जाता है वो। पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस जो होती है वो कम हो जाती है। पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस जो होती है वो कम हो जाती है। फिजिकल परफॉर्मेंस इंजरी जो होती है वो भी कम हो जाती है। थैंक यू सो मच।